हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, ये आपका मंत्र होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम आप ये संविधान की उद्देशिका आपको याद करके उन शब्दों को स्मरण करना चाहिए। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान भारतवर्ष ने स्वीकार कर लिया। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा की सभापति थे, उनको सौंपा था। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी शब्द आए उनका एक मूल्य है। जैसे लोकतंत्रात्मक, आज मैं आपको लोकतंत्रात्मक विषय पर थोड़ी चर्चा करूँगा। लोकतंत्रात्मक अपने यहाँ भारतवर्ष में जो प्रणाली अपनाई गई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधार पर प्रणाली अपनाई गई, जिसमें कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा, चुना हुआ प्रधानमंत्री होगा और उसको चुनने वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स लोकसभा के वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाएंगे। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो 6 वर्षों के लिए चुने जाएंगे और उनका चुनाव इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा चुने जाएंगे और प्रति व्यक्ति के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। इनके द्वारा राज्यसभा जो भारतवर्ष में है वो परमानेंट सदन है। प्रति 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट होता है और उतनी ही राज्यसभा की सांसद 6 वर्षों के लिए चुनी जाती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो ये जो लोकतंत्र है, इसको जीवित रखने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए संस्था है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। उसमें इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके असिस्टेंट करने के लिए 2-3 जैसे सरकार चाहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है और जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को संचालित करती है। असिस्टेंट
डिस्ट्रिक्ट के डीएम करते और डीएम के द्वारा ही जो विजय होता है कैंडिडेट उसको प्रमाण पत्र विजय होने का दिया जाता है। साथियों, मैं इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और मेरा एक सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है, इसके बावजूद देखा गया है काफ़ी धन का अपव्यय होता है। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत सा पैसा चुनाव में लगाती। तो मेरा ये सजेशन है कि चुनाव आयुक्त इस बात पर नज़र रखता है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल न हो, फिर भी कहीं कहीं होता है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उनको रोकता है, उनको सज़ा भी दिलवाता है। मेरा और एक भी सजेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कैंडिडेट्स का चयन पार्टियां किस तरह से करती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां पर जाति बाहुल्यता होती है वहां पर पार्टियां अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को उतारती हैं, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व पर ये कहा गया था 26 नवंबर 1949 को कि जब भारतीय जनता शिक्षित होगी, जब भारतीय जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो जो जाति आधार पर मतगणना होती है, मतदान होता है, उस पर रोक लगेगी। प्रिय साथियों, आज मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर पार्टियाँ जात आधारित कैंडिडेट का चुनाव करके मैदान में चुनाव जब होते हैं तो चुनाव मैदान में उतारती हैं। मैं उन पार्टियों को भी सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि विकास का मुद्दा अपनाएंगी तो निश्चित लोकतंत्र मजबूत होगा। चाहिए, मैंने बहुत से देश देखे जहाँ पर बच्चों की शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, स्वास्थ्य वहाँ की जनता को मुफ्त में दिया जाता है और वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। जैसे आप ले लीजिए आयरलैंड, ले लीजिए नॉर्वे, ले लीजिए जर्मनी, ले लीजिए, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकारें ध्यान देती। तो ऐसी कोई व्यवस्था भारत के अंदर भी की जाए जहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए, उच्च कोटि का स्वास्थ्य देख रेख किया जाए जनता का, ताकि हम इसका मानव संपदा का लाभ उठा सकें। यदि हम भारतीय जनता को शिक्षित करेंगे, उच्च शिक्षा दिलाएंगे, तो यही हमारी भारतीय जनता विदेशों में जाकर के अपने देश का नाम रोशन करेगी और वहाँ से जो हमें संसाधन डॉलर्स के रूप में, पैसे के रूप में, शिक्षा के रूप में रिटर्न में मिलेगा, वो भारत के विकास में चार चांद लगा देगा। तो आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को, इलेक्शन कमीशन को ये याद दिलाते रहें कि किस तरह से भारत की जनता अपने भेदभावों को भुलाकर वोट करे, मतदान करे और जाति विषमताएं, धार्मिक विषमताएं, लिंग विषमताएं, शोषण जनता का समाप्त हो। हम सच्चे अर्थों में तभी लोकतंत्र को पहचान पाएंगे, जन जन तक पहुंचा पाएंगे और लोकतंत्र का लाभ जन जन तक तभी पहुंचेगा जब हम लोग स्वस्थ मानसिकता के साथ कार्य करेंगे। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान अनूठा संविधान है, लचीला संविधान है। इसका एक ये दस्तावेज ऐसा दस्तावेज है कि इस दस्तावेज को लागू करने वालों की नीति और नियत पर निर्भर करता है। कितना भी अच्छा संविधान हो, यदि लोगों की नीति और नियत जो लागू करते हैं
उनकी यदि अच्छी नहीं है तो संविधान नल एंड वॉइड होता है, कमज़ोर होता है। और कितना भी बुरा संविधान हो, उसको लागू करने वाले यदि अच्छी नीति और नियत के साथ लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का समग्र विकास होगा। समग्र विकास, समुचित विकास, समानता पर आधारित विकास, समता पर आधारित विकास, जनता जन जन तक का विकास संभव हो सकेगा। और एवं दो प्राणी मात्र का कल्याण इसी संविधान में संभव है। इसलिए साथियों, मित्रों, हमारे बंधु, प्रबुद्ध जन और भारत की जनता, जनमानस, सबको आह्वान करता हूँ कि इस पर्व को, लोकतंत्र के पर्व को सार्थक बनाएं। अपनी समस्याएं शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखें। मैं आज जो 28 नवंबर 2020 है, देख रहा हूँ कि ऐसे कानून पार्लियामेंट में बनते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। आज किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ सब लोग, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के जो किसान संगठन हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे कानूनों का निर्माण करने से, लोगों में भ्रम उत्पन्न करने से? आप अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, क्या लोगों का विकास संभव है इस तरह से वातावरण बनाने से? संसार में भी लोग अच्छी तरह से रहकर अच्छा सा वातावरण देश के अंदर निर्माण हो और उसमें सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, संरक्षित अपने को समझें, तभी देश का विकास संभव है। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर, आपको बार बार आपको कानून की जानकारी देता रहूँगा। हमारे पार्ट 3 संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा है। हम कभी आपको मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, कभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, कभी आज हम जैसे लोकतंत्र के बारे में चर्चा की है, इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोषी लाल कमल की ओर से। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।